नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसे इंसान की है जिसे जीवन में जो मिला उससे वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ, जिसकी सज़ा वह आज भी भुगत रहा है। मैं करीब 14 साल का था जब मेरे पिता का इंतकाल हो गया और सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी 5 बहनें थीं और उनका मैं इकलौता भाई था। मेरी माँ भोली भाली सीधी सादी घरेलू औरत थी। पापा के मरने के बाद मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मम्मी की सारी उम्मीदें मुझ पर ही लगी हुई थी। मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता। मैं छोटी सी उम्र में काम करने लग गया। बहुत कठिन समय चल रहा था। मैं काम करके थक जाता। मेरे अंदर नफ़रत के भाव आने लगे। मुझे हमेशा उस चीज़ से नफ़रत होती जो मेरे पास थी, और हमेशा उस चीज़ की चाहत रहती थी जो मेरे पास नहीं थी। स्कूल मेरा छूट गया था। बचपन में जब मैं किसी भी बच्चे को स्कूल जाता देखता तो कुदरत से शिकायत करता, काश मेरे पिताजी जिंदा होते और मैं अपना पढ़ाई पूरा कर लेता। वक्त तो वक्त है, समय बीतता गया। धीरे धीरे मैंने अपनी पांचों बहन की शादी कर दी और मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पर मैं खुद अभी तक कुंवारा था। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। मैं 33 साल का हुआ तो मम्मी ने कहना शुरू कर दिया, अब तो शादी कर लो, मुझसे अब घर संभलता नहीं है, इस उम्र में काम नहीं हो पाता है। मुझे माँ की रोज़ की बात से हमेशा नफ़रत होती, जिनको मेरी ज़रूरत बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए याद आती थी। कभी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ। बस जब जी जाता अपना फैसला थोप देती मुझ पर। मम्मी ने मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। मैं हैंडसम तो था, मगर गरीबी और लाचारी ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली थी। काफ़ी खोजबीन के बाद मम्मी ने फाइनली मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली। लड़की बहुत सुंदर तो नहीं थी, ठीक ठाक थी, पर उसकी खासियत यह थी कि वह अपने पैर पर खड़ी थी, नौकरी पेशा थी। मेरा दिमाग यह सोचकर चकराता कि उनकी क्या मजबूरियां थीं, जिन्होंने मेरे जैसे गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। मगर मैंने कभी उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शादी की तैयारी शुरू हो गई। जो भी मेरी माँ से बन पड़ा उन्होंने किया, और आज वह घड़ी आ गई जब मेरी शादी होनी थी। हमेशा की तरह मेरी शादी मेरी नापसंदीदा लड़की से तय कर दी गई थी। मैंने सोच लिया था मैं इसको कभी खुश नहीं रखूंगा, और जैसा मैंने सोचा वैसा ही किया। हमेशा उससे बुरा बर्ताव करता, हमेशा उसकी ज़्यादा कमाई को लेकर ताने मारता। एक औरत होने के नाते वह कमज़ोर थी और मेरे रहमो करम पर थी, ऐसा मेरा सोचना था। इसी बात का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। मैं उस पर जुल्म सितम करता, उसको ताने देता। एक गलती मेरी माँ से हो गई थी कि उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद उसके नाम कर दी थी, क्योंकि वह दिन रात माँ की सेवा करती, उनका खूब ध्यान रखती। माँ का दिल जीत चुकी थी, उनको कोई काम न करने देती। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसकी कदर बाद में होती है। समय गुजरता गया, मेरी पत्नी मुझसे दूर होती चली गई, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरे 3 बच्चे थे। मेरे ससुराल वालों का मेरे घर आना जाना बहुत कम था। केवल एक साली थी जिसकी उम्र 25 साल की थी। परीक्षा के सिलसिले में हमारे शहर उसका आना जाना होता रहता था, इसलिए वह अपनी बहन से मिलने आ गई थी। जिस समय मेरी शादी हुई उसी वक्त वह सिर्फ 12 साल की थी। मेरे लिए उस समय वह बच्ची थी, मगर अब वह बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी। अपने साली को देखकर मेरा नियत बिगड़ गया कि काश मेरी पत्नी की जगह मेरी साली मेरी बीवी होती। अब मैं अपनी साली की यादों में रहने लगा। पहले मुझे मेरी पत्नी एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मैं अपने साली के इश्क में इतना पागल हो गया, इसको पाने के जिद में नए नए तरीके सोचता।
मैं अपने को भगवान से भी ऊपर मानने लगा, मगर मैं भूल गया कि एक चीज़ मुझसे भी ऊपर है, जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानती है। मैं अपनी साली को खुश रखने के लिए उसे गिफ्ट देता, घुमाने ले जाता, पिक्चर दिखाने के बहाने उसका अंधेरे में हाथ पकड़ा और प्यार का इजहार कर दिया। वह भी मुस्कुराई। मुझे लगा बस लड़की हंसी तो फंसी। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उसने मुझे हाँ कर दी। बोली कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर दीदी, साले की हाँ सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मुझे लगा मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मगर मुझे अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना था ताकि मैं अपनी साली से आसानी से शादी कर लूँ। मैं चाहता था कि वह मुझसे तलाक ले ले और मैं बदनाम होने से बच जाऊँ। मेरी साली के घर वाले आसानी से अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे, मगर मेरी पत्नी जिद्दी थी। मारपीट सब सह लेती। कभी कभी मैं उसका खाना खाना भी दुश्वार कर देता, छीन कर फेंक देता। जीना उसका मुश्किल कर दिया था ताकि वह मुझसे तलाक ले ले, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी, वह यह थी कि मेरी पत्नी अब शांत गुमसुम सी रहने लगी। मैं कभी कभी उसके ऊपर पानी भी फेंक देता, लेकिन वह कुछ न कहती। मुझे उसकी खामोशी अंदर ही अंदर घायल करती जा रही थी। न जाने किस मिट्टी की बनी थी। मैं तानों की हथौड़ा मारता, पर वह टूटती नहीं। मुझे इस बात से सख्त उलझन महसूस होती, आखिर वह चाहती क्या है। एक रात मेरी आंखें खुली। मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मुझे बेचैनी हुई। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। छत से आवाज़ आने के कारण मैं दबे पांव आधी रात को छत पर गया तो वह मुझे देखकर एकदम घबरा गई और डरते डरते फ़ोन रख दिया। मैंने गुस्से में पूछा, किससे बातें कर रही हो? तो वह कहने लगी, अपनी पुरानी सहेली से बातें कर रही हूँ। मुझे काफ़ी हैरत हुई। ऐसी कौन सी सहेली थी जिससे बात करने के लिए छत पर आना पड़ा? इतने वर्षों तक उसके साथ वक्त बिता चुका था कि मुझे समझ आ गया था कि वह शरीफ औरत है। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था कि मैं उसे छोड़ दूं। उस दिन तो नज़रअंदाज करके सो गया, मगर यह सिलसिला अब रोज का हो गया था। मेरी पत्नी कभी बाथरूम में, कभी किचन में, अकेले पता नहीं किससे 1-2 घंटे बातें करती रहती थी। अब मैं गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी फ़ोन पर बात करने के बाद खुश नजर आती, शांति से सो जाती। अगर मैं कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बातों को हल्के में ले लेती। एक दिन मैं अपने काम से जल्दी घर चला आया, मगर मेरे सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। जब अपनी पत्नी के साथ अपनी साली को खिलखिलाते हुए बात करते हुए देखा, वे दोनों भी मुझे सामने देखकर दंग रह गई, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दोनों एक दूसरे को ताकने लगी। मुझे बहुत हैरत हुई, आखिर मेरी साली यहाँ बिना बताए क्यों चली आई। मैं आगे बढ़ा। मेरी साली मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी में न जाने मुझे क्यों लगा कि कोई राज छुपा है। उसका हाल चाल पूछने के बाद मैं कमरे में चला गया, जबकि मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बनाने लगी। मेरी साली मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई और मुझे गले लगाकर बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? चौंक गए ना मुझे यहाँ देखकर? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि आपको रात में सरप्राइज़ दे सकूं, मगर आपने एकदम से आकर मुझे ही चौंका दिया। अपनी साली की बात सुनकर मैं खुश हो गया और उससे देर तक बातें करने लगा। तभी मेरी साली ने कहा, अब मैं दीदी के पास जाती हूँ, कहीं उन्हें मेरे ऊपर शक न हो जाए, और अब आप जल्दी कोई फैसला कीजिए, आपके बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तो उसके इस अंदाज पर ही मर मिटा। आज तो खुशी के मारे नाचने लगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे मेरी पसंद का कुछ मिल रहा था। पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर सबकी ख्वाहिशों को पूरा किया था। दूसरे दिन तीनों बच्चे स्कूल चले गए। मैं और मेरी साली सुकून से मुलाकात कर सकते थे। अब तो मैं पहले से ज़्यादा जवान हो चुका था। मैं भी जल्द से जल्द अपनी साली से शादी करना चाहता था। मेरी साली कमरे से गई तो मैं भी काम पर निकल गया।
रास्ते में चलते हुए मुझे एक दुकान नजर आई जहाँ पर जहरीली दवा कीड़े मकोड़ों को मारने वाली बिका करती थी। मेरे दिमाग में एकदम से तरकीब सूझी। जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वह सोचते हुए मेरा पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। मेरे हाथ जहरीली दवा खरीदने वक्त काँप रही थी, मगर मैंने दवा खरीद ली और जब शाम को घर गया तो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में हंसते खेलते हुए देखकर मेरे मन में क्रोध की अग्नि और भड़क उठी। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद कैसे खुश हो सकती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी साली अभी भी मेरे घर पर ही मौजूद थी। मैंने अपनी साली को आंखों से इशारा किया कि वह कमरे में आए। मेरी पत्नी तो बच्चों के साथ बिजी थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद जब वह कमरे में आई तो मुझ पर गुस्सा होने लगी और बोली कि दीदी को शक हो जाएगा, मुझे ऐसे बात बात पर मत बुलाया करो। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। मेरी साली हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, जल्दी बताओ कहीं दीदी ना आ जाए। मैंने उसके सामने वह दवा रख दी। मेरे हाथ में जहरीली दवा देखकर मेरी साली का सांस अटक गया। वह आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछा, यह क्या है, क्यों लाई हो? मैंने उसको साफ शब्दों में धीरे धीरे अपना सारा प्लान समझाया। अब मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगा और फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी साली भी मेरी तरह पसीने पसीने हो गई, मगर जब मैंने उसको हौसला दिया, उसे समझाया कि यही एक रास्ता है, मेरी साली डरते हुए बोली, अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा? मैंने उसको समझाया कि यह दवा मैं उसे बाहर के पिज़्ज़ा या बर्गर में मिलाकर खिला दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। मेरी साली भी मेरे जुर्म में हिस्सेदार बन गई। जब इंसान गुनाह करता है तो वह सब भूल जाता है कि हम सब पर नज़र रखने वाला एक ईश्वर भी है। अभी हम बात कर ही रहे थे जब मुझे कमरे के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं हड़बड़ाहट में बाहर निकल कर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नज़रअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली के साथ रात के लिए तैयारी करने लगा। उसे अपनी तरकीब समझाने लगा। जब सब बच्चे सो गए तब मैंने अपनी पत्नी और साली से बाहर जाकर घूमने को बोला। मेरी पत्नी तो थकावट के कारण बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, मगर मेरी साली के जिद पर वह मान गई। मेरी तो खुशी का कोई सीमा नहीं था। साथ ही मैंने अपनी गाड़ी निकाला और सबको बैठाया और घूमने चले गए। सब ने ढेरों शॉपिंग की। थक हार कर उन्हें भूख लग गई। मैंने पिज़्ज़ा बर्गर लिया। मेरी पत्नी को बर्गर खाना बहुत पसंद था। उसमें जहरीली दवा डाल दी। पत्नी ने जैसे ही बर्गर खाना शुरू किया तो मैं जल्दी से गाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़ गया। मेरी पत्नी गाड़ी में बैठकर बड़े चाव से बर्गर खा रही थी, मगर जब तक हम घर पहुंचे तब तक मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैंने जैसे तैसे उसको बाहर निकालना चाहा तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मेरी पत्नी का शरीर ठंडा हो चुका था। जब मुझे लगा कि मेरा प्लान कामयाब हो गया है तो फिर मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा, जिससे कि किसी को मुझ पर शक न हो। मेरे बच्चे और मेरी माँ भी मेरे रोने की आवाज़ से उठ गए और रोने लगे। मेरी साली भी अपनी बहन के मरने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब मैं अपनी पत्नी को कफन पहनाने जा रहा था तो मेरी साली ने कहा कि मैं अकेले ही अपनी बहन को नहला दूंगी और उसे कफन पहनाऊंगी। उसकी हरकत पर सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लग गए। तो मैंने अपनी साली से पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? तो मेरी साली ने मुझे समझाया कि दीदी का शरीर नीला पड़ रहा है, किसी को दिखना नहीं चाहिए वरना लोगों को शक हो जाएगा। जब मेरी पत्नी को दफनाने के लिए लेकर सब चले तो मैं बेहोशी का नाटक करने लगा। ऐसा रिएक्ट करने लगा जैसे मैं उसके बिना जीना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे हैरत का एक और झटका लगा जब सब लोगों ने मुझे मेरी पत्नी के साथ जाने से मना कर दिया। कहने लगे, तुम रुको, तुम अपनी पत्नी को दफनाने के लिए नहीं जा सकते।
तुम बहुत कमज़ोर दिल के हो, अपनी बीबी को कब्र में उतरते देख नहीं सकते। मेरी तो पाँचों उंगलियां घी में थी, किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ था। मैंने उसको मौत के घाट उतारा है। अब मैंने सोच लिया था, पत्नी का मरने का काम होते ही मम्मी से कहकर साली से शादी कर लूँगा, बच्चों के देख रेख का बहाना बना लूँगा। मगर जो फैसला ऊपर वाला हमारे लिए तय करती है वह बिल्कुल अलग होता है। हम तो आने वाले वक्त के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। बच्चों को रोता बिलखता देख तो दिल में एक आत्मग्लानि होता। मैं इतना स्वार्थी हो गया था, मैं फिर भी उसे नज़रअंदाज कर गया। 3 दिन के शोक के बाद सब रिश्तेदार अपने घर चले गए। तब मेरे दिमाग में जो बात आई, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने बताया कि जायदाद की मालकिन तेरी बीवी को मैंने बनाया था। मुझे क्या पता वह अभागन मुझे तुझे इतनी जल्दी छोड़कर इस दुनिया से चल बसेगी। यह सुनकर मेरे कलेजे में आग लग गई। पत्नी के मरने के बाद कानूनन सारी संपत्ति बच्चों के नाम पर हो जाएगी। बच्चे भी मेरे थे, मुझे कोई परेशानी तो नहीं थी। मगर फिर भी फ्यूचर में अगर मेरे बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाती कि उनको अनाथ करने वाला और कोई नहीं उनका बाप है, तो यकीनन वह मुझे धक्के देकर घर से निकाल फेंकते, एक कचरे की तरह। अब मेरे सिर पर एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अब मैं चिंता में डूबा रहता। 3 दिन गुजर चुके थे। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। मेरी साली घर पर ही रह रही थी, मगर मुझे यह बात उसे बताना मुनासिब न लगा और सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। आधी रात को चुपके से पेपर पर पत्नी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान गया। मैं खुद को एक बड़े कंबल से ढका हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मेरी खुशकिस्मती थी कि उस समय कब्रिस्तान में कोई नहीं था। मैंने कुल्हाड़ी लिया और कब्र खोदकर पत्नी का हाथ पकड़ा तो पाँव के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी का हाथ नहीं था। वह हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन हटाया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो कंकाल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैं जल्दी से वहाँ से भागा। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं उन्हीं कदमों से वापस कब्रिस्तान से निकल आया। मेरे हाथ से जायदाद का कागजात गिर गए थे, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मेरी साली न जाने किससे फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखने लगी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं उसके पास गया, उससे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी की आवाज़ आ रही है। आप नहीं थे घर पर तो मैंने पापा को फ़ोन कर दिया। मैं उसकी कैफियत समझते हुए अपने कमरे में चला गया, मगर मैं गहरी सोच में डूब गया। आखिर वह किसका हाथ था, क्योंकि वह हाथ मेरी पत्नी का तो बिल्कुल नहीं था। मैं डर की वजह से इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे खबर ही नहीं मिला कि जायदाद के कागजात मैं कहाँ गिरा आया हूँ। मैं अगले सुबह जल्दी से उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरी पत्नी की कब्र पर कोई आदमी खड़ा था जिसने अपने को चादर से ढक रखा था। मुझे हैरत हुई कि मेरी पत्नी की कब्र पर कौन हो सकता है। आगे बढ़ा। मेरे पास से एक औरत गुजरी जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी, जिसे देखकर अपनी जगह पर जम गया। मैं जब पलट कर देखा तो फिर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अपना यह वहम लगा, तभी मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने अपने सामने अपनी पत्नी की कब्र पर 4-5 मर्दों को आते देखा। पता नहीं वह कौन थे। उनके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। मैं घर वापस चला आया। मैं काफ़ी परेशान था। मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगी। मैंने उसको सारी बातें विस्तार से बता दी। जायदाद के कागज़ से लेकर पत्नी की कब्र पर मर्द के आने तक की सारी बातें बताई। पहले तो वह हैरान हुई, मगर फिर तेज लहजे में कहने लगी,
मैंने दीदी के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत है कि दीदी की न जाने कितने लड़कों से दोस्ती थी। उसके तो न जाने कितने आशिक थे। मैं अपनी साली को हैरत से देखने लगा। जो भी था, मगर वो अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जबकि मैं जानता था ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत ही शरीफ थी। मुझे उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उससे घृणा होने लगी। इंसान चाहे जितना मर्जी गलती और पाप कर ले, मगर दूसरों की गलती पर जल्दी ही नफरत होने लगता है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया। खुद इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मुझे अपनी साली गलत नजर आने लगी। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया। मुझे घर में ही हर तरह बस अपनी पत्नी ही नजर आती। रातों में हदस कर मेरी नींद खुल जाती। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा, मम्मी कहाँ चली गई हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मौसी तो ठीक से खाना भी नहीं देती, पूरे घर के काम कराती हैं, पढ़ने भी नहीं देती। अपनी बेटी के मुंह से यह सुना तो मैं अपनी साली के पास गया और गुस्से में तमतमाते हुए कहा, मेरे बच्चों पर इतना जुल्म क्यों करती हो? वह कहने लगी, क्योंकि जिस तरह तुम्हारी पत्नी मुझे बर्दाश्त नहीं थी, अब यह बच्चे भी मुझे खटकते हैं। मैं तो अपनी साली के बात पर हैरान रह गया। मैंने जिस औरत को पाने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, वह लड़की मेरे बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी पत्नी का चेहरा घूम गया। कैसे वह बिना शिकायत किए घर, माँ और मेरा सबका ध्यान रखती थी। साली कहने लगी, अब तुम कब मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगी? मैंने बनावटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत जल्द ही। समय गुजरता गया और घर का माहौल खराब होता चला गया। मुझे हर जगह अपनी पत्नी नजर आती। हर समय सर में दर्द रहता था। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरी पत्नी मेरे पीछे घूम रही है, और दूसरी तरफ मेरी साली का मिजाज बदलता जा रहा था। एक दिन मैं घर आधी रात को पहुंचा, क्योंकि मुझे अब इस घर से चिढ़ होने लगी थी। तो पानी पीने के लिए किचन में जाने लगा। उसी समय साली के कमरे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी, जैसे वह किसी से बात कर रही है। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो अकेली खुद से बातें कर रही थी। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? मैं तो यहाँ अकेली हूँ, मैं किसी और से क्यों बातें करूँगी? इतना कहते ही वह कमरे से बाहर चली गई। मुझे कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मुझे बहुत डर सताने लगा, तो मैं सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। मैं उनकी गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ मुझे रोता देख परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? मैंने माँ को झूठी तसल्ली दिया कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, जबकि सच यह था, मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मेरी पत्नी का चालीसा खत्म हुआ तो मेरे रिश्तेदार दूसरी शादी का राय देने लगे। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से पहले टालता रहा, ताकि किसी को कोई शक न हो कि मुझे शादी की जल्दी मची है। मगर 3 महीने के बाद जब मेरी माँ मुझसे कहने लगी, अब तो शादी कर लो, 3-3 बच्चों को संभालना, घर चलाना अब मेरी इन कमज़ोर हड्डियों से नहीं होता, तो मैंने कहा, बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से मुझे डर लगता है। तो क्या करोगे? शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं दिल ही दिल में खुश भी था। मैंने मम्मी से मजलूम शक्ल बनाकर कहा कि मम्मी, काश ऐसा हो जाए जो घर की हो और उनकी माँ की परछाई ही आ जाए। अपनी साली का सुझाव दिया, मुझे दूसरी लड़की पर भरोसा नहीं है, आप मेरी शादी के लिए बात करिए। बच्चे उससे घुले मिले हैं। मैंने मम्मी से कहा, मेरी साली बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकती है, उसे उनका पसंद नापसंद अच्छे से पता है। माँ पहले तो सोचती रही, फिर बोली कि पता नहीं वह बच्ची मानेगी या नहीं। बेटा, तू अपना उम्र तो देख, एक बार पूछ कर तो देखो, शायद वह मान जाए। मेरी जिद पर मेरी माँ मान गई और अगले दिन उसके घर रिश्ता मांगने चली गई। मुझे बेसब्री से इंतजार था। वैसे ही जब से साली मेरी पत्नी का चालीसा करवा कर अपने घर गई थी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी।
मम्मी वहाँ जल्द से लौटी, मगर वह बहुत चुप थी, अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे शक हुआ तो मैंने मम्मी से पूछा, सब ठीक तो है? आप इतना चुप क्यों हैं? मम्मी ने कहा, मैं उदास नहीं बल्कि खुश हूँ। बच्चों को उनकी नई माँ मिल जाएगी। फिर से मैं मम्मी की बात पर खुश हो गया। शादी की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। मैं खुशी खुशी हर काम में हिस्सा ले रहा था। उस दिन के बाद से मम्मी का रवैया काफ़ी बदला बदला सा नज़र आ रहा था, मगर मैंने जैसे हर चीज़ को भुला दिया था। और फिर वह दिन भी आ गया। आज मेरी शादी मेरे पसंद की लड़की से हो गई। मैं बहुत खुश था। दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने दुल्हन की जोड़ी में मेरी साली, जो अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, सुहाग के सेज पर बैठी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मैं मुस्कुराकर उसके पास गया, अपनी होने वाली पत्नी से बोला, अब हमारा इंतज़ार खत्म हो गया, और उसको अपनी बाहों में पकड़ा। उसने सिर ना में हिलाया। मुझे हैरानी हुई, वह मुझसे कुछ बोल नहीं रही थी। जब उसने घूंघट उठाया, मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी थी। उसको जिंदा अपने सामने खड़ा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, बहुत तेज झटका लगा? क्या सोच रहे हो? तुमने तो मुझे मार दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मैं बौखला कर कहने लगा, तुम यहाँ तो, मेरी बीबी कहाँ है? यह मेरा वहम है। तुम बार बार साया की तरह पीछा करना छोड़ दो। मेरी पत्नी कहने लगी, मैं छोड़ दूंगी, पर इतना तो बताओ कि तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने लंबा सांस लिया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे इतना ही कहा, बचपन से लेकर अब तक मेरी पसंद से कुछ नहीं हुआ था। मुझे अपनी हर ख्वाहिश माननी पड़ती थी। मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बन सकी थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया कि तुम मेरी ज़िंदगी से खुद आउट हो जाओ। मेरी मम्मी ने तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। अगर तुम खुद तलाक ले लेती तो सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती, मगर ना तुमने तलाक लिया और न ही मेरी जायदाद मेरे पास वापस आई। इसी बीच मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तभी मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसमें तुम्हारी बहन ने मेरा साथ दिया। अब भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं आज से अपनी ज़िंदगी सुकून से अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा अभी इतना ही कहना था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पीछे मुड़ा, हाथ में हथकड़ियाँ लिए हुए पुलिस खड़ी थी। मैं चौंक गया। मेरी पत्नी मुस्कुरा रही थी। पुलिस के पीछे साली खड़ी थी और जोर शोर से मुझे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला, उसे धोखा देकर तुम्हारे साथ शादी करूँगी? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस दिन तुमने साजिश शुरू कर दी, दीदी ने मुझे यह सब नाटक करने के लिए कहा था, ताकि वह तुम्हारी असलियत जान सके। मगर तुमने क्या किया? उन्हें मारने की कोशिश की। वह तो शुक्र था कि तुमने मुझे साजिश के बारे में पहले से बता दिया और मैंने दीदी को सावधान कर दिया। जिस समय तुम दीदी के लिए बर्गर लेने गए, मैंने दूसरा बर्गर गाड़ी में पहले से रख दिया था, जिससे कि दीदी बच गई और तुम्हारे जहरीली बर्गर को बाहर खिड़की से फेंक दिया था। बार बार तुम्हें डराया ताकि तुम अपना गुनाह खुद कबूल करो, माफ़ी मांगो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं तो एक चाल चल रहा था, मगर इस बात से अनजान था मेरे साथ मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आए और हथकड़ी पहनाकर मुझे जेल ले गए। मेरी पत्नी ने मुझे घर आने से मना कर दिया। मुझे घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि मालकिन तो वही थी। मुझे सिर्फ 1 साल की सज़ा हुई, क्योंकि मेरी पत्नी जिंदा थी। इसीलिए मेरी सज़ा कम थी, नहीं तो मुझे उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता था। जेल से छूटने पर मैं अपने घर गया, पर मेरी बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला और कहा, मैं विधवा बनकर पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। मैं रोज़ आता, माफ़ी मांगता,
हर रोज़ मेरी पत्नी मुझे नाउम्मीद से लौटा देती। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी माँ और बच्चों ने भी मेरी पत्नी का ही साथ दिया। मैंने अपने हाथ में आए हीरो को ठुकरा कर कोयले को चुनकर अपनी ज़िंदगी नरक बना लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।